दोस्तों, न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी की सुबुगाहट से, यूनुस सरकार के बढ़े ब्लड प्रेशर की, वहां के रक्त पिपासु कट्टरपंथियों की हताशा की और शेख हसीना की अवामी लीग के हिंदू नेताओं की हो रही हत्याओं की। मंगलवार को शेख हसीना की अवामी लीग के दीजनापुर के नेता भरत चंद्र को मोहम्मद यूनुस के कट्टर गुर्गों ने सर तन से जुदा कर दिया। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद हुई हिंसा में करीब 100 से ज्यादा अवामी लीग के कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या हो चुकी है। मरने वालों में अवामी लीग के हिंदू और मुस्लिम दोनों नेताओं और या कार्यकर्ता जो है वो शामिल हैं। लेकिन तख्ता पलट से पहले जुलाई में सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान मारे गए पुलिसकर्मियों के परिवार वालों से पिछले सोमवार को शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत से बात की थी और अपने लोगों को आश्वासन दिया था कि बांग्लादेश वह वापस लौटेगी और पुलिसकर्मियों की हत्या का बदला लेगी यूनुस सरकार से। आगे शेख हसीना ने कहा कि मोहम्मद यूनुस मुझे मरवाना चाहता था, लेकिन ईश्वर ने मुझे बचा लिया तो किसी मकसद से ही बचाया होगा। शेख हसीना ने यह भी कहा कि मोहम्मद यूनुस ने आतंकियों को जेलों से बाहर कर दिया ताकि वो हत्याओं को अंजाम दे सके। तख्ता पलट के बाद शेख हसीना ने पहली बार राजनीतिक प्रतिक्रिया दी है और वो मोहम्मद यूनुस पर हमला कर रही है। हमला इतना तीखा है कि मोहम्मद यूनुस को भी इसका जवाब देना पड़ा। मोहम्मद यूनुस ने अपने प्रेस सलाहकार के जरिए दिए जवाब में कहा कि शेख हसीना को भारत से वापस लाना उनकी प्राथमिकता है ताकि उन पर कानूनी मुकदमा चलाया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि बांग्लादेश के अवामी लीग की हालत खराब है। यह बांग्लादेश के लोगों और राजनीतिक दलों को तय करना है कि देश के राजनीतिक परिदृश्य में अवामी लीग को रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। मंगलवार को अवामी लीग के हिंदू नेता की निर्मम हत्या कोई पहली लीग के नेताओं की हत्या नहीं है। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन और बांग्लादेश मामले में अमेरिका की तरफ से भारत को मिले फ्री हैंड के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस की बेचैनी बढ़ी हुई है। जिस मकसद से डीप स्टेट ने उन्हें बांग्लादेश भेजा था, आईएसआई और सेना की मदद से तख्ता पलट करवाया था, देश की जिम्मेदारी दी थी बांग्लादेश की, उसमें कोई भी कार्य यूनुस पूरा नहीं कर पाए और दुनिया के सामने एक्सपोज हो गए, वो अलग। अब वर्ल्ड ऑर्डर में आए बदलाव का असर बांग्लादेश की राजनीति पर भी दिख रहा है। अवामी लीग के नेताओं संगठित होकर मोहम्मद यूनुस का राजनीतिक विरोध करने के लिए एकजुट हो रहे हैं। शायद यही वजह है कि सामने हार और निराशा को देख मोहम्मद यूनुस और उसके कट्टरपंथी गुंडे हिंसा में अपनी जीत ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और हिंदुओं की हत्या कर हिंदुस्तान और शेख हसीना के प्रति अपनी घृणा का प्रदर्शन कर रहे हैं। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस चुनाव करवाएंगे, क्या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी और भारत सरकार बांग्लादेश में चुनाव के रास्ते शेख हसीना को सत्ता में वापसी करा पाएगी, क्या बांग्लादेश में हिंदुओं की जान अभी भी असुरक्षित है, क्या इस्कॉन प्रमुख प्रभु चिन्मय दास की न्याय मिल पाएगा। करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ होंगे कुछ मेहमान, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। ये जो हत्या हुई है अवामी लीग के हिंदू नेता की, उस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। वो रिपोर्ट पहले देखिए, उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। बांग्लादेश में शेख हसीना के बाद से यूनुस राज में कट्टरपंथियों का आतंक लगातार जारी है। जिन कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश में हिंदू विरोध की सारी सीमाओं को बहुत पहले ही लांघ दिया था, जो बांग्लादेश में निर्दोष अल्पसंख्यक हिंदुओं को मार रहे हैं, जिन हैवानों ने हाल ही में बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले, शेख हसीना भी लगातार वीडियो कॉल्स के माध्यम से बांग्लादेश में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़ी हुई है, जिन्होंने हाल ही में मोहम्मद यूनुस और उनके आतंक राज पर प्रहार करते हुए अपनी वापसी के संकेत दिए थे, जिन्होंने वापस लौटने के साथ साथ बांग्लादेश में हो रही निर्दोष लोगों की मौतों का बदला लेने की बात कही थी, जिन्होंने यूनुस को एक गुंडा बोलते हुए न्याय की तलाश के लिए बांग्लादेश लौटने की और आतंकवादियों को उखाड़ फेंकने की कसम खाई थी। वही बांग्लादेश में इस साल के अंत दिसंबर तक आम चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट एक बार फिर से तेज हो गई है। बांग्लादेश में शेख हसीना की वापसी के इन संकेतों से यूनुस और यूनुस राज में पल रहे कट्टरपंथी बौखला गए, जो बार कालिकाबाड़ी कुमारपाड़ा আমি ওনার পুত্রবধূ ছোট ছেলের বউ কালকে 11টার দিক বের হইছে
পরে বেতন উঠাইতে আসে, আমরা ফোন দেই সন্ধ্যার দিকে, আর ফোন রিসিভ হয় না, ফোন বন্ধ দেখায়, খালি বন্ধ দেখায়। বড় ছেলে বড় বউ ওখান থেকে ফোন দেয়, আমরা বাসা থেকে ফোন দেই, কেউ ফোন খোলা পাই না। পরে কালকে খালি সারা ফোন ঢুকাই না, আমরা মনে করছি মনে হয় কোথাও গিয়েছে, রাজশাহী মনে হয়, বেতনের কোনো যায় এই জন্যে। পরে আজকে সকালে আমি ভাবতেছি চলো যাই দেখে আসি, সাহেবের কাছে খোঁজ নিয়ে আসি, যদি কোনো খবর পাই। আসি দেখতেছি এখানে অনেক লোক, আমি বলছি যাও দেখে আসো। আসে দেখি আমার শ্বশুর বাসায় বলে আসি নাই, আমার শাশুড়িকে বলে আসি মাতাকে। तो ये दास्तान थी उस भरत चंद्र के बहू की, जो रो करके हाल बता रही थी कि कैसे उनकी वो गए थे और उसके बाद लौट के नहीं आए, और इसके पीछे जो हिंसा हुई है, उस हिंसा के पीछे वजह क्या है हम सबको पता है। करेंगे हम चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ कमर आगा जी हैं, पूर्व राजनयिक हैं। कमर आगा जी, स्वागत है आपका। और उसके अलावा पीयूष मिश्रा जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे। और रविंद्र घोष हमारे साथ हैं, जो अधिवक्ता है चिन्मय दास के, बंगाल से, पश्चिम बंगाल से हमारे साथ जुड़े हैं। चिन्मय कृष्ण दास के ये अधिवक्ता है रविंद्र घोष, आपका भी स्वागत है। और मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे हमारे साथ एडवोकेट असगर खान जी जुड़े हुए हैं, आप सभी का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत मैं कमर आगा से करना चाहूँगा। कमर आगा साहब, हमने जो पिछली बार चर्चा की थी बांग्लादेश पे, उसमें भी आप हमारे साथ में थे। आज फिर से मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब जो है फिर से एक बार बांग्लादेश में हत्या का दौर शुरू हुआ है, और ये एक तरीके से जो अमेरिका वाला प्रकरण हुआ था, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से शेख हसीना ने बांग्लादेश में अपने कार्यकर्ताओं से, अपने लोगों से बातचीत करना शुरू की, और एक तरीके से दिसंबर में जो चुनाव की सुगबुगाहट है वहाँ पे, उस चुनाव में अवामी लीग सक्रिय तौर पे हिस्सा ले, ये वहाँ की यूनुस सरकार नहीं चाहती है। क्या ये जो हत्या हुई है, चुन चुन के हत्याएँ हो रही है, क्या आपको लगता है कि यूनुस सरकार जो 1 साल के भीतर में चुनाव कराने का जो वादा है, जो नियम है वहाँ पर, जो कानून कहता है, क्या उसके हिसाब से वो चुनाव करवाने को, या चुनाव में शेख हसीना की पार्टी हिस्सा ना ले पाए, उनके कार्यकर्ताओं डर जाए और इसमें हिस्सा नहीं ले, ये इस हिसाब से या इस लिहाज से ये किया गया है? देखिए, मोहम्मद यूनुस के पास एक ब्रीफ है, वो उसी पे काम कर रहे हैं। उनको जो वहाँ पे रियल पावर जो है वो सेना के पास है, और सेना ने कि ये एक केवल मुखौटा है, क्योंकि इनके विचारधारा मुस्लिम लीगी थे, इसलिए इनको रखा गया। और क्योंकि इनके संबंध अमेरिका और पश्चिम देशों से बहुत अच्छे थे, तो इनको सामने लेके आया गया। इनका जो ब्रीफ है वो ये है कि वहाँ पे जो सेकुलर तंत्र है, जो शेख हसीना के सपोर्ट बेस है, या वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ शेख हसीना को सपोर्ट करती है, या वो इंस्टीट्यूशंस या चीज़ें जहाँ जहाँ सेकुलर हैं उनको निकाला जाए, और प्रो पाकिस्तानी जमात इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संस्थाएं जो हैं वहाँ के ऊपर, उनके लोगों को वहाँ पे उनकी जगह पे रखा जाए। वो ये काम काफ़ी समय से, जब से आए हैं तब से वो यही काम कर रहे हैं। और वो हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से अवामी लीग के लीडरों के मकानों में आग लगाई गई, फिर उसके बाद उनके घरों के अलावा उनको मारा गया, बहुत जेल में भेजा जा रहा है, जिस तरह के मुकदमे चल रहे हैं हम सब जानते हैं उनके के साथ क्या हशर होने वाला है। वो एक रेन ऑफ टेरर उन्हीं ने अनलीश कर रखा है पूरे उस बांग्लादेश के अंदर, खासतौर से उन लोगों के लिए जो भारत के समर्थक हैं, जो चाहते हैं कि राजनीति में धर्म अलग रहे और एक बांग्लादेश जो है वो आगे तरक्की करे, उन सारे लोगों को भेजा। और दूसरी चीज़ ये है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ जोड़ना, लगातार पाकिस्तान से उनके अच्छे संबंध वो बना रहे हैं। पाकिस्तान की सेना भी वहाँ आने लगी, लोग भी वहाँ पे बड़ी संख्या में आ रहे हैं। यही नहीं बल्कि ISI के साथ भी कॉपरेशन वहाँ की सेना का शुरू हो गया, और सेना से भी वो लोगों को हटाया गया है और हटाया जा रहा है। बाकी लोगों को भी जो भारत के समर्थन में थे, या वो लोग जो शेख हसीना को सपोर्ट करते थे, सेकुलर विचारधारा के थे, हिंदुओं के साथ अच्छे रिश्ते बना के रखना चाहते थे, उन सबको हटाया जा रहा है। क्या ये संभव है? मुझे नहीं लगता। और बांग्लादेश की सेना का गठन ही भारत ने किया था, भारत ने ही ट्रेनिंग दी थी। ये एक बड़ी समस्या में की तरफ बांग्लादेश को मोहम्मद यूनुस लेके जा रहे हैं, जिसका संभालना बहुत मुश्किल होगा।
और इसलिए कि बांग्लादेश के अंदर एक बहुत बड़ी संख्या है लोगों की जो जमात इस्लामी या इस तरह की कट्टरपंथी या पाकिस्तान से बांग्लादेश को जोड़ा हुआ नहीं देखना चाहते, क्योंकि उन्हीं ने बहुत सफ़र किया है। उनके जो हालात थे 1971 में, जिस तरीके से बांग्लादेश की सेना और वहाँ पे जो समय जमात इस्लामी के लोग थे, जो कुछ उन्हीं ने किया था, लोग भूले नहीं हैं अभी भी। तो बांग्लादेश के अंदर बड़ा सेक्शन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ है, और हमें लगता है कि जल्दी ही वो अभी लीडरलेस है, क्योंकि उनके लीडर भारत के अंदर हैं। अब उन्हीं ने स्टेटमेंट जो दिया है उससे थोड़ी हलचल मची है, तो मोहम्मद यूनुस काफ़ी नर्वस नज़र आते हैं और आर्मी भी घबराई हुई है। बिल्कुल, आर्मी भी घबराई हुई है और मोहम्मद यूनुस जो हैं वो भी थोड़े नर्वस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि शेख हसीना जो है अब सक्रिय हो गई हैं और दिसंबर के चुनाव में वो सक्रियता से हिस्सा ले, और उन्हें रोकने के लिए जो ये सारी चीज़ें की रही है, हत्याएँ चल रही है। हमारे साथ रविंद्र घोष जी है, थोड़ा सा कंफर्टेबल इज़ नॉट कंफर्टेबल इन हिंदी। I think Ravinder ji, you can understand Hindi, or you can't speak, but you can understand. I can understand thoda. Okay. Okay. Chinmay Das has been in jail since September last year. He is not even allowed to put his bail application before court. The situation is all clear before us. We just want to know that Qamar Aga had said that it is again Bangladesh, Sheikh Hasina is trying to put their effort to involve in the Bangladesh politics. Do you think that is it possible, or जो यूनुस सरकार is trying to oust Sheikh Hasina from politics of Bangladesh? So far as I know, I am the lawyer of the Supreme Court of Bangladesh as well as the Adhivakta of Chinmay Prabhu. Yeah. And we are fighting for the protection of the rights of the minority Hindus in Bangladesh. Okay. Particularly those who are suffering a lot since long after partition. And we are also organizing most of the people, particularly the secular people also. We are giving legal assistance to the victims of repression, and also other inhuman activities of the people, particularly those who are doing wrong for the nation as a whole. But we like to say in the meantime, what happened in Moy Prabhu is a monk, but he did not commit any offense like what is going on now against him, and he's not a terrorist, nor he's not a bad man in the country. I have gone there to protect the interest of the monk, and the monk has given me power of attorney to protect him from the classes of the terrorism. This is now going on in the country. Now we like to say he should be released immediately. Now the petition of bail application is also pending in the High Court Division of the Supreme Court of Bangladesh, and we are also going there to release him repeatedly. But the government is not in a position to do it. The judges are negligent, and they are not hearing the matter since long. He is now in the jail, and that only for that reason he is suffering a lot. We are also giving legal assistance to the victim as well as Chinmay Prabhu. And there are so many lawyers who have been implicated in the case, and they are not in a position to go to the court because they have been also implicated in the case, and only for that reason we have gone there. I have gone there to protect him, but unfortunately the judges have not given any verdict in favor of him, nor the application has been rejected. बिल्कुल. So our appeal to the government of Bangladesh to release him immediately on behalf of our human rights organization
Bangladesh Minority Watch and Human Rights Congress आपकी for अपील Bangladesh Minority. का कोई असर, मुझे नहीं लगता कि आपकी अपील का कोई असर यूनुस सरकार पे होने वाला है। Because it is inhuman activity on the part of the government of Bangladesh, that is interim government of Bangladesh. बिल्कुल ठीक है, हो सकता है अपील तो सभी कर रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि भाई चिन्मय दास जी को तुरंत छोड़ा जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी जो हालात है इस हालात में, लेकिन प्रेशर कुछ जो है वो ज़रूर बन रहा है और बनाया जा रहा है इधर से। असगर खान जी हमारे साथ हैं, उसके बाद मैं पीयूष जी के पास आऊँगा। असगर जी, क्या आपको लगता है जो बांग्लादेश में एक बार फिर से जो ये दौर शुरू हुआ है, हत्या का दौर शुरू हुआ है, हालांकि अभी हिंदू कार्यकर्ता जो आवामी लीग के हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, लेकिन इससे पहले जो कार्यकर्ता थे, जो मुस्लिम कार्यकर्ता भी थे, उनको भी टारगेट किया जा रहा था और उसमें किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं था। अभी जो ये किलिंग हुई है, हिंदुओं को चुन चुन के मारा जाए, क्या यूनुस सरकार आपके हिसाब से बौखला गई है या डर रही है, या जो बीएनपी है वहाँ का, क्या आपको लगता है कि शेख हसीना किसी तरीके से वापस ना आ जाए, शेख हसीना वहीं रहे और चुनाव में हिस्सा ना ले सके, इसके लिए सारा तामझाम किया जा रहा है, ये हत्याएं की जा रही है? देखिए मुकेश भाई, मैंने तो हमेशा एक बात कही है आपके सामने कि राइट इज ऑलवेज राइट एंड रॉन्ग इज ऑलवेज रॉन्ग। अब जो कुछ भी ये हो रहा है, ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, अगर सही आप देखें तो जो कहीं पे भी हो, चाहे बांग्लादेश की सरजमीन पर हो, हिंदुस्तान में हो, फिलिस्तीन में हो, कहीं पे भी हो, वो सब बराबर है, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबसे ज्यादा कीमती इंसान की जिंदगी है, उससे खिलवाड़ किसी तरह भी नहीं होना चाहिए, और उसमें बिल्कुल भी इसमें फर्क नहीं करना चाहिए कि कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन सिख और ईसाई। ये सबसे बड़ी बात जो है वो यही है जो हमारे जहनों में बस गई है कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करके और फसाद पैदा करते हैं। और जैसे जो अभी ये देखने में आ रहा है, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। चाहे कोई भी वजह हो, चाहे कोई भी हालात हो, चाहे कुछ भी हो, वो मासूम और निहत्ते लोग क्यों मारे जाएं, चाहे वो किसी भी सरजमीन पर हो, चाहे बांग्लादेश की सरजमीन पर हो या फिलिस्तीन में हो या हिंदुस्तान में, ऐसी कोई वारदात अल्लाह न करे हो, तो वो गलत तो गलत ही है। जो हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है, लेकिन हाँ, आपकी ये बात सही है कि इसमें कहीं ना कहीं यूनुस सरकार को अपनी कहीं ना कहीं खौफ नजर आ रहा है, और ये कि शेख हसीना फिर यहाँ आ सकती हैं और फिर दोबारा से अपने हाथ में बागडोर ले सकती हैं। तो इसका भी ये एक पॉलिटिकल मामला भी है जिसको लेकर, जो अक्सर, अब देखिए, जो पॉलिटिकल सरकारें होती हैं, पॉलिटिकल लोग होते हैं और सरकारें होती हैं, वो कुछ ना कुछ इस किस्म के हथकंडे अपनाते हैं, और अक्सर ये चीज़ बहुत देखने में आई है कि लोगों में इमोशंस बांटने की कोशिश करते हैं, कि इमोशनली उनको जो है आगे बढ़ा देते हैं कि हिंदू मुस्लिम में बांट दो। सबसे अच्छा हथियार ये है कि हिंदू मुस्लिम में बांट दो, तो खुद ब खुद सब सारी चीज़ें कंट्रोल होंगी। जो भी सफ़र करेगा वो गरीब तबका करेगा, निहत्ते लोग करेंगे, कमज़ोर लोग करेंगे, भुखमरी वाले लोग करेंगे, उनके साथ जो भी जुल्म होगा उनके साथ होगा, और एक जुल्म करेगा और दूसरा जुल्म सहेगा, सरकार अपने किनारे खड़े होकर तमाशा देखती रहेगी। तो कहीं पे भी हो, चाहे कहीं पे भी इस बात का इस्तेमाल किया जाता है, वोटों के लिए, इलेक्शन के लिए, पावर के लिए, ताकत के लिए, सरकार के लिए, कि साहब हम हिंदू मुस्लिम कर दें और अपनी ताकत हासिल कर लें, तो ये बिल्कुल गलत है। ये कहीं भी दुनिया के किसी कोने पे भी नहीं होना चाहिए। और जब होता है अगर ऐसा, तो उसमें ले दे के, मैंने बार बार ये बात कही है, मैंने यहाँ के लिए भी, दीगर जगहों के लिए भी कहा है कि अपने ही मुल्क का नुकसान होता है। अगर बांग्लादेश में ही करेंगे तो सबसे पहले उस मुल्क का नुकसान होगा। हालांकि हम उनकी बात नहीं करना चाहते हैं, उनकी यूनुस सरकार की क्यों बात कर रहे हैं, हम अपने सरकार की बात करेंगे, हम अपने यहाँ की सारी चीजों पे डिबेट करें, अपने यहाँ की नहीं। देखिए, आपके लिए जो है अपने यहाँ की बात सही कह रहे हैं, लेकिन हम तो अपनों के लिए बात करेंगे ना। बांग्लादेश के हिंदू जो हैं वो हमारे ही हैं, और उनके खिलाफ अगर किसी भी तरीके की हिंसा होती है। मुकेश भाई, ये बात तो बिल्कुल सही है आपकी, मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, मैं इस बात में 100% आपके बात की तायीद करता हूँ। लेकिन अभी एतराज इस बात पे नहीं करना चाहिए कि साहब आपने फिलिस्तीन के मुसलमानों की हिमायत क्यों की। कहेंगे भाई नहीं, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है फिलिस्तीन से, आप क्यों करें? नहीं, हमारा बांग्लादेश से, बांग्लादेश देखिए, हिंदुओं के लिए एकमात्र जो राज्य है, एकमात्र जो देश है वो यही है, और यहीं से अलग हुआ है ना। वो बांग्लादेश तो भारत से ही अलग हुआ है ना।
असगर भाई, बांग्लादेश तो ये भारत से ही अलग हुआ है ना, भारत से ही अलग हुआ है ना। अरे एक राजनीतिक, एक पॉलिटिकल लाइन आप खींच करके अपने भाई को अलग नहीं कर सकते ना। आप उसके प्रति आप भले ही दूसरे देश में हो गया, लेकिन इमोशन तो अटैच्ड है। आप ये चीज, यही मैं कहना चाहता हूं कि इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी के भी भाई को, ना अपने भाई को अपने आप से अलग करें, ना किसी और के भाई को उसके भाई से अलग करें, किसी को नहीं करना चाहिए। चलिए, इस पे बहुत बार बहस हो चुकी है, इस पर मैं बात नहीं करूंगा, डिरेल मैं चर्चा को डिरेल नहीं करना चाहता हूं, प्लीज। दहानी जरूर दिलाऊंगा, नहीं, याद दहानी दिलाऊंगा, मैं बस सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं। बाकी तो मैंने बात ही अपनी इस बात से शुरू करी, ये सब गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत है। किसी की नहीं, लेकिन आपको यहाँ फिलिस्तीन की बात नहीं रखा। फिलिस्तीन की तुलना बांग्लादेश के हिंदुओं से करना फिलिस्तीनों में, ये गलत है। ये आपको बताता है कि आप क्या सोचते हैं। नहीं, ये इस तरीके से दोनों को एक साथ रखना, एक तराजू पे तोलना, ये गलत है। ये बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ जो है अन्याय है। ये आप अन्याय कर रहे हैं, ये अन्याय कर रहे हैं। दोनों को एक तराजू में नहीं तोला जा सकता, नहीं तोला जा सकता। ठीक है, नहीं तोला। आप, मैं सहमत नहीं हूं आपकी इस बात से। दर्द होना चाहिए नहीं, सबको। हमें तो हिंदुओं का भी दर्द है, मुस्लिम का भी दर्द है, सिख का और ईसाई का, सबका दर्द है, सबको। हमें इंसानियत नहीं, हमें भी दर्द है, हमें भी दर्द है, लेकिन आपको अभी बांग्लादेश के हिंदुओं के दर्द से आपको फिलिस्तीन के दर्द को नहीं जोड़ना चाहिए। अभी वो अभी ये मौका नहीं, अभी नहीं करना चाहिए था आपको, अभी नहीं करना चाहिए था आपको। और इसी से पता चलता है कि आप बोलते क्या है, आपकी मंशा क्या होती है। ठीक है असगर साहब, हमारे साथ पीयूष जी भी जुड़े हुए हैं बहुत देर से। पीयूष जी भी जुड़े हुए हैं, पीयूष जी सुन भी रहे हैं और ऐसे मामलों में बहुत अच्छी समझ भी रखते हैं पीयूष जी पूरे मसले को आप समझ रहे हैं। 5 अगस्त 2024 को जब ये तख्ता पलट हुआ था, उसके बाद से लगातार हिंसा हुई, उसके बाद फिर वर्ल्ड ऑर्डर में चेंज आया, ट्रंप जो है राष्ट्रपति बने, उसके बाद मोदी के साथ उनकी मुलाकात में उन्होंने कहा कि आप हमारी तरफ से फ्री हैंड है, आपको जो करना है बांग्लादेश के साथ जो वो करें। उसके बाद शेख हसीना जो है फिर जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है बातचीत करना शुरू करती हैं, वो बांग्लादेश की राजनीति में फिर से इन्वॉल्व होना शुरू करती है और उसके बाद हत्याओं का नया दौर भी जो है शुरू होता है। इधर चिन्मय दास के साथ जो हुआ सबके सामने, अभी तक उनका बेल एप्लीकेशन तक भी इंटरटेन नहीं किया जा रहा। वहाँ पे हिंदुओं की दशा क्या है वो समझते हैं। क्या आपको लगता है, 2 सवाल है मेरे आपसे भी और कमर आगा से भी मैं यही सवाल पूछूंगा फिर से, क्या आपको लगता है कि यह जो है अवामी लीग को बांग्लादेश के आने वाले चुनाव में हिस्सा लेने से रोकने के लिए डराया जा रहा है, उनके कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं को, आप हिस्सा नहीं ले वरना आपके साथ भी यही होगा? और क्या अगर बांग्लादेश कि चुनाव में शेख हसीना भाग ले भी लेती हैं, सत्ता में उनकी वापसी भी हो जाती है, तो दोबारा से ऐसा नहीं होगा? क्या आपको लगता है कि इस बात की कोई गारंटी दोबारा से ऐसा नहीं हो? पीयूष जी। देखिए, सबसे पहले मैं एक पर्सपेक्टिव को राइट सेट करना चाहता हूँ। बांग्लादेश का फॉर्मेशन जो हुआ था वो इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी पे नहीं हुआ था, बंगाली नेशनलिज्म पे हुआ था, जिसको दबाया जा रहा था, पहला पॉइंट। और जिसका अभी दोबारा से वहां पे एक स्टूडेंट्स ग्रुप को हाईजैक करके कुछ इस्लामिस्ट रेडिकल्स ने उसको एक अपना स्पेशल पर्पस व्हीकल बना दिया है, जिससे वो बेसिकली अपने गोल्स को फुलफिल कर रहे हैं। ये मोहम्मद यूनिस की जो गवर्नमेंट है, ये अपने आप में डेमोक्रेसी के नाम पे सिवाय एक आई वॉश के कुछ भी नहीं है। ये जो मेन काम है, इन्होंने अभी जो एक रिसेंटली एक डिसीजन लिया कि वहां के जो मिलिट्री है उसको रजिस्ट्रियल पावर्स दिए जाए, तो ये अपने आप में दिखाता है कितना डिक्टेटोरियल रेजिम ये चाह रहे हैं। और एक रेडिकल ग्रुप है जो आपका जमाते इस्लाम, उसको ये इन्होंने बैन किया था शेख हसीना ने, उसको ये रिवाइव कर रहे हैं। तो ये भी दिखा रहा है कि किस दिशा में बांग्लादेश को ले जाने की कोशिश की जाए। आपने जिक्र किया यूएसए में सत्ता परिवर्तन का, ये बहुत बड़ा एक बून इन डिस्गाइज हमारे लिए हुआ है। हमारे लिए क्या बोलने का मेरा सेंस है, इस रीजन के लिए हुआ है, क्योंकि बांग्लादेश को एक बफर स्टेट की तरह तोड़ के उपयोग करने का काम यूएस की डीप स्टेट करने चाह रही थी। यूएस की बेसिकली एक आइडियोलॉजी है, 3-4 आइडियोलॉजी पे वो चलते हैं। उनको ये पता है कि रशिया जो है वो उतना ताकतवर है नहीं आज की डेट में, उनको चाइना को कंटेन करने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। तो वो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक जो बहुत कॉमन टर्म है फॉरेन डिप्लोमेसी में, बक पासिंग। तो बक पासिंग करने का मतलब ये हुआ कि आप किसी एक व्यक्ति को लगा दो, एक देश को लगा दो उस काम में कि चाइना को कंटेन करिए।
ये जो क्वाड है हमारा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएसए का ग्रुप, वहां पे इंडिया जैसे स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, तो यूएसए चाह रहा था कि इंडिया जो है वो यूज हो सके चाइना को कंटेन करने के लिए। इंडिया ने अपनी नीति बहुत स्पष्ट रखी कि हम क्वाड को एक इंडो पैसिफिक रीजन के की प्लेयर के तौर पे उपयोग करना चाहते हैं, ना कि चाइना को अपोज करने के लिए। यूएसए चाह रहा था वो एक मिलिट्री ऑपोजिशन चाइना का इंडिया करना शुरू कर दे और बाकी भी देश बर्बाद हो बने, इससे यूएसए को कोई मतलब नहीं था। वो रीजन में अनस्टेबिलिटी चाह रहा था। ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद से ये चीज भगवान का एक इंटरवेंशन ही मैं मानूंगा कि ये चीज कम से कम अब डीप स्टेट वो काम नहीं करेगा। ट्रम्प ऑलरेडी कह चुके हैं कि डीप स्टेट हैज नो रोल टू प्ले इन दैट रीजन। सेकेंडली मैं इस पे एक बात आपको ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से एक बांग्लादेश, साउथ ईस्टर्न बांग्लादेश, म्यांमार, मणिपुर और हमारा मिजोरम, इन सबको तोड़ करके एक ये थ्योरी भी चल रही है, एक ऐसा बफर स्टेट बनाया जाए जो वक्त पासिंग के लिए रेडी हो जाए यूएसए के लिए, जो वहां से एक ऐसा स्टेट बने जो एक क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट रहेगा और वो स्टेट पूरी तरीके से मदद करेगा उस रीजन को डिस्टेबलाइज करने में, ताकि चाइना वहां एंगेज हो सके और यूएसए को उसका फायदा मिले। एक तो ये होगा यूएसए का एंगल। दूसरा मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान से इतना खार खाए रहती थी ये बांग्लादेश हमेशा, क्योंकि उन्हीं की क्लचेस से ये बाहर आया, इसको निकाला गया है। और एहसान फरामोशी देखिए कि जिसको इन्होंने मुंह में दाना डालना सिखाया उसी के प्रति ये गुर्रा रहे हैं आज की डेट में। बांग्लादेश लगातार बहुत अच्छे जगह पे लोकेटेड होने के कारण उसने शुरुआती दिनों में जियो इकोनॉमिक्स में फोकस किया, पाकिस्तान ने जियो पॉलिटिक्स में फोकस किया। तो आप अंतर देखिए, बांग्लादेश जो है वो एक इसके लिए सॉब्रिक्वे यूज होता है कि इट इज गारमेंट फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, और आज क्या हो रहा है, 40% स्टॉक जो है H&M जैसे और ज़ारा जैसे ब्रांड के ब्लॉक हो चुके हैं। वहां की करेंसी जो है वो डिवैल्यू होते जा रही है, वहां पे लोगों को महंगाई इस हद तक देखने जा रही है कि वो पूरा पाकिस्तानाइजेशन उस देश का होने लगा है। बिल्कुल बिल्कुल पीयूष जी आपको बीच में रोकना चाहूंगा, ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, वापस आएंगे तो यही सवाल जो है आगा खान जी से भी पूछेंगे और फिर रविंद्र घोष जी के पास भी जाएंगे। कर रहे हैं कि बांग्लादेश में शेख हसीना की वापसी की सुगबुगाहट जो है वो शुरू हो गई है। शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब से अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करनी शुरू की है तब से परेशानी जो है वो मोहम्मद यूनुस की बढ़ रही है। और मैं वापस जाऊंगा एक बार आगा साहब के पास। आगा साहब, क्या आपको लगता है कि सिचुएशन इंप्रूव करेगा शेख हसीना के इंटरवेंशन के बाद से, और चुनाव तक दिसंबर तक चुनाव की स्थिति बन पाएगी वहाँ पे? क्या इंटरनेशनल एजेंसियाँ भी इस दिशा में काम कर रही कि वहाँ पर अब चुनाव हो जाए और स्थिति सामान्य हो? देखिए, वहाँ के ऊपर अब मुझे नहीं लगता कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा आने वाले समय में, और वहाँ पे बिल्कुल वही मॉडल है जो पाकिस्तान का मॉडल अपनाया गया था कि मेन पावर जो होगी वो सत्ता आर्मी के पास होगी और फ्रंट में सामने उनके वहाँ पे जो वहाँ की कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाएं हैं और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, खालिदा जिया की पार्टी, इसको लाने का संगठन, जैसा कि इन्हीं ने पहले भी किया था जब 1974 में शेख मुजीबुर रहमान को मारा गया और फिर उसके बाद उनकी हत्या की गई, और फिर उसके अलावा जो कू हुआ था और उसमें भी इसी तरह का था कि शेख खालिदा जिया की पार्टी, यानी इनके पति थे उस समय, उनको सत्ता में आए थे। बिल्कुल उसी मॉडल पे ये दोबारा से चलने की। देखिए, बांग्लादेश के अंदर ये बहुत समय से टसल चल रहा है। बांग्लादेश के अंदर एक बड़ा ग्रुप है जो मुस्लिम लीगी है, जो चाहता है कि पाकिस्तान के साथ उसके संबंध बने रहने चाहिए, पाकिस्तान के साथ रहने, लेकिन उसकी संख्या कम है। और दूसरी तरफ वो है जो वो चाहता है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट, जिसकी एस्पिरेशन है, जिसके बारे में पीयूष जी अभी बता रहे थे, तो वो नेशनलिस्ट वर्सेस उनके यहाँ इस्लामिस्ट से बहुत समय से लड़ाई चल रही है, वो अभी तक सेटल नहीं हो पाई है। और दूसरी बात ये है कि शेख हसीना की पार्टी को पूरी तरीके से दबाने की कोशिश हो रही है, और उनको पार्टी नहीं बल्कि उन लोगों को भी दबाने की कोशिश की जा रही है जिनके विचार भारत से मिलते जुलते हैं, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान से अलग रहे, भारत के साथ संबंध हो। बहुत बड़ा बॉर्डर है, बगैर भारत के से लड़ाई लड़के बांग्लादेश के लिए एक बड़ी समस्या उनके लिए खड़ी हो जाएगी, जिसको वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते। ये उनका एक रियलिस्टिक सोच है और वो ये चाहते हैं। लेकिन यह है कि बांग्लादेश में एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो बांग्लादेश में काम कर रहा है, वो है चाइना फैक्टर।
चाइना फैक्टर, चाइना का प्रेशर है, चाइना चाहता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ जुड़े और फिर उसके अलावा दोनों भारत के कंटेनमेंट में भारत को के बढ़ती हुई जो इकोनॉमी है या दूसरी चीजें हैं उसको रोकने की कोशिश करे, भारत एक बड़ी पावर के शक्ति के रूप में इमर्ज न कर पाए। और ये जो ग्रुप है ये काफी समय से सक्रिय है और इस समय काफी एक्टिव भी नजर आता है। दूसरा, चाइना और अमेरिका का भी वहां के ऊपर काफी कंट्राडिक्शन है, काफी दोनों ताकतों के बीच में टसल भी है, क्योंकि ट्रम्प साहब इस वक्त पूरी तरीके से मिडिल ईस्ट में, पश्चिम एशिया में इन्वॉल्व है, तो वो अभी इस झगड़े में पड़ना नहीं चाहते और वो चाहते हैं कि भारत करे। लेकिन ट्रम्प की अल्टीमेट जो अमेरिका की जो नीति है वो अल्टीमेट यही है कि वहाँ के ऊपर उनका एक आइलैंड के ऊपर अपना मिलिट्री बेस बनाना। ट्रम्प ये भी नहीं चाहते कि बांग्लादेश के अंदर कोई चाइना का बड़ा कोई बेस बने वहाँ के ऊपर, चिटागांग में नेवल बेस, फिर उसके अलावा ये स्वयं अपना बेस बनाने के चक्कर में है। और पीयूष जी ने जिस बात की बात करी वो ये भी चाहते हैं कि चेचन रेबल्स को लेके थोड़ा सा उसका पार्ट, म्यांमार का पार्ट और बाकी बांग्लादेश का पार्ट लेके एक नई स्टेट का गठन करना। तो इस तरह के बड़े लंबे लंबे विचारधारा हैं और उसमें चल रहा है लड़ाई। मैं ये समझता हूँ कि मोहम्मद यूनुस को बहुत कामयाबी नहीं मिल पाएगी, इसलिए कि इस तरह की जो बातें आगा साहब करना एक सवाल आगा साहब मैं पूछना चाहता हूँ कि ये सब सारी चीज़ें तो ठीक है, लोग चाहते हैं, लेकिन हमारी या भारत की जो चिंता है वो बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं का क्या होगा, ये भारत की चिंता है। तो इन सब चीज़ों में बांग्लादेश के हिंदुओं का क्या होगा? एक जो फार्मूला दिया जा रहा था कि आप जो है एक और टुकड़ा बांग्लादेश को करके जो हिंदू हैं उनके लिए एक अलग स्टेट की वहाँ पर व्यवस्था कर दी जाए, क्या इज इट पॉसिबल इन करेंट सिचुएशन? देखिए, मुझे नहीं लगता कि अभी फौरन इतनी जल्दी इस बात को किया जाए और इसको किया जाए। क्या अमेरिका चाइना इस बात को अलाउ करेंगे? क्या अमेरिका में चाइना इतना बड़ा फैक्टर नहीं है, वहाँ पे अमेरिका इस समय बड़ा फैक्टर है। अमेरिका की अपनी एम्बिशन है, वो खुद स्वयं चाहते हैं कि वहाँ के ऊपर एक अपनी स्टेट, एक अलग वीक स्टेट बना लेना, चेचन रेबल और वहाँ पे क्रिश्चियन स्टेट का गठन करना, जैसा कि पीयूष जी ने विस्तार से बताया, मैं नहीं चाहता जाना। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं। इंडिया, मैं समझता हूँ इंडिया की पूरी जो इस समय कोशिश ये है कि किसी भी सूरत से बांग्लादेश में वहाँ पे दोबारा से डेमोक्रेसी आए, रूल ऑफ लॉ आए, वहाँ के ऊपर एक सेकुलर हुकूमत कायम हो। अभी फ़िलहाल भारत की यही है। और दूसरी बात ये कि उसी में माइनॉरिटीज़ यानी हिंदू माइनॉरिटीज़ जो है उनकी सुरक्षा संभव है। और बांग्लादेश में अभी भी बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो चाहते हैं कि उनके बंगाली नेशनलिज्म ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, धार्मिक आइडेंटिटी से ज़्यादा बंगाली आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से वो पाकिस्तान से भी अलग हुए, क्योंकि उनको लगा कि वहाँ पे भाषाई पहचान उसकी है और इस भाषाई पहचान के कारण ही रविंद्र घोष जी हमारे साथ हैं। रविंद्र घोष जी, क्या आपको लगता है कि सिचुएशन है जो कमिंग डेज में नज़दीक में आके अभी जो है वो ठीक ठाक हो जाएगा और इस जो इस्कॉन है वो फिर से रिज्यूम हो जाएगा उसी तरीके जैसा कि पहले था? We are expecting good from the government of Bangladesh, at present the interim government. We expected that the Hindus will be protected, but it is unfortunate that the Hindu communities are not in a position to stay in Bangladesh due to atrocity by the terrorist people of the country. Some of the people are good, no doubt, but what is going on? It will be an ethnic cleansing, because if it is not protected by the law, but the judiciary is not at all independent. This is the problem nowadays going on. But we are in a bad position in Bangladesh because we are living there, we are staying there with the family members, but every day, today also I have been given to understand that a minor girl was kidnapped and she has been raped. And today another incident came to my knowledge is that she has been converted to Islam. And she phoned me just 1 hour ago and she told me, please help me, please give me. This is a forceful conversion. So that should be stopped immediately.
As a human rights defender, we are working at the ground zero level for the protection of the rights of the minorities in Bangladesh. So, within 30 years, no development at all. We achieved independence. मैं आऊँगा पीयूष जी, आ रहा हूँ, हमारे पास समय की भी कमी है। बिल्कुल। For the country in the 1971 as a freedom fighter. But what benefit we got? Nothing. We got nothing of the sort. So what will be the actually the process of the international community to protect the Hindus of Bangladesh? But it is unfortunate. Nobody came forward for the protection of the rights of the minority people as well as the government of Bangladesh. बिल्कुल बिल्कुल, यही बात हम लोग भी कर रहे थे, यही बात रविंद्र जी हम लोग भी कर रहे हैं, यही चिंता हमारी भी है। मैं पीयूष जी से चाहूँगा कि पीयूष जी क्या आपको लगता है जो चिंता रविंद्र घोष जी कह रहे हैं, जो उम्मीद इंटरनेशनल कम्युनिटी से इनकी है बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की, वो उम्मीद पूरी नहीं हो रही है, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे वहाँ के अल्पसंख्यकों को? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे सिर्फ 3 फैक्ट्स में रखना चाहता हूँ जिससे ये बहुत क्लियर हो जाएगा कि वहां पे हिंदूज का जिस तरीके से एट्रोसिटीज हो रही है वो बहुत ही बाइनरी लेवल पे है, उसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं है। पहला, वहां पे जब 1971 में जब बांग्लादेश नया का जन्म हुआ, उस समय से लेकर के आज करीबन 22% हिंदूज की पॉपुलेशन रिड्यूस हो गई। पहले 30% थे, आज 7% थे। वहां पे लीगल डिस्क्रिमिनेशन लगातार, चाहे कोई भी सरकार हो, लीगल डिस्क्रिमिनेशन लगातार वहां पे होता गया है। वेस्टेड प्रॉपर्टीज, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट जिसको पॉपुलरली कहा जाता है, उसके तहत जैसे यहाँ पे वक्फ जो है किसी की भी जमीन हड़प लेती है, वैसे वहां पे एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत जमीन हड़पी जाती है, जिसके कारण वो फोर्स होते हैं माइग्रेट होने के लिए। तीसरा, वहां जिस तरीके से रेडिकल ग्रुप्स को जिसको बैन कर दिया गया था, जो हर दृष्टिकोण से ISI सपोर्टेड है और पूरी तरीके से नॉन डेमोक्रेटिक है, उनको रिवाइव किया जा रहा है। अभी आवामी लीग की जो छात्र लीग है, जैसे अपने यहाँ ABVP होती है, वहां छात्र लीग है आवामी पार्टी की, उसको बैन कर दिया गया है। और अभी वहां के जो छात्र प्रोटेस्टेंट्स हैं, जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, उनको ये पार्टी 24 फरवरी को गठन की जाएगी, ये एक बात हो रही है। तो वहां पे एक मेजर लैंडस्केप चेंज किया जा रहा है और ये यूएस चाइना ये तो बाद में करेंगे। वहां पे जो पाकिस्तान जिस तरीके से अपना हमेशा एक बैकयार्ड एंट्री करके रोल प्ले करता है, वो बहुत हद तक कर रहा है और ये इस रीजन के लिए बहुत नुकसानदायक है। हमारा चिकन नेक, बिल्कुल, ये तो पूरी स्क्रिप्ट ही पाकिस्तान के द्वारा लिखी गई है। ये जो पूरी स्क्रिप्ट है वो तो पाकिस्तान के द्वारा ही लिखी गई। हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है। मैं असगर खान जी के पास आखिरी कमेंट के लिए चाहूँगा। असगर खान जी, आपके पास क्या फार्मूला है, क्या आप सोचते हैं कि वहाँ के बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को कैसे उसके राइट को सुरक्षित रखा जा सके, उनको सुरक्षित कैसे किया जा सके? देखिए, ये तो दुनियावी सतह पर भी और हम अपने मुल्क से भी बात यहाँ से भी अपील करें और चाहे उसमें इंटरफियर भी करें, वो हमसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है कि जिन बेगुनाहों पे 79 लोगों पे जुल्म हो रहा है उसको आप इतने ताकतवर नहीं है, ये आपको कौन कह दिया? भारत महाशक्ति है। अगर भारत चाहे ताकत से करना तो ताकत से तो कर ले, लेकिन डिप्लोमेसी से इसका हल होना चाहिए। मैं उसकी बात करता हूं। हमारे पास समय, सर हमारे पास समय की कमी है, वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए असगर खान जी आपका, कमर आगा जी आपका, और रविंद्र घोष जी आपका, और पीयूष मिश्रा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले प्रोग्राम में आपसे ले लेंगे इसके बारे में जानकारी, लेकिन अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं बांग्लादेश में शेख हसीना की वापसी की जो सुगबुगाहट हुई है, उसके बाद से आवामी लीग के कार्यकर्ताओं पर हिंसक हमले जो है वो बढ़ गए हैं और ये आने वाले दिनों में होते रहेंगे जब तक वहां पर स्थिति सामान्य नहीं हो जाती और वहां पर चुनाव के जरिए जो है तख्ता पलट नहीं हो जाता। यानी शेख हसीना की जब तक बांग्लादेश में वापसी नहीं होगी तब तक वहां के अल्पसंख्यक जो है वो सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसलिए जरूरी है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो सामने आकर के बांग्लादेश में जल्द से जल्द एक निष्पक्ष चुनाव करवाए ताकि वहां के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।